हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है वो इकोलॉजिक यूनिट से यानी पारिस्थितिकी इकाई से आपको लेकर के आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो और 2026 में 2 फरवरी से होने वाले एग्जाम में आप अपियर होने वाले हो, तो हमारे द्वारा तैयार किया गया यह इकोलॉजी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलते हैं हम लोग आज के पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव आपका दिया गया है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। लेकिन ग्लोबल स्तर पर अगर हम बोल दें कि ग्लोबल स्तर पर पारिस्थितिकी के जनक यानी इकोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है, तो वो बोला जाता है अलेक्जेंडर वान हेम्पवोल्ड को। हेम्पवोल्ड एक वैज्ञानिक थे जिनको हम लोग पारिस्थितिकी के जनक कहते हैं। लेकिन रामदेव मिश्रा को हम लोग भारतीय पारिस्थितिकी के जनक यानी कि इंडियन इकोलॉजी ऑफ फादर रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव दिया गया है भारत के प्रमुख जियोम कौन कौन से। भारत के प्रमुख जियोम की अगर हम बात करते हैं तो पर्णपाती वन हो गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गया, और दूसरा आपका हो गया तीसरा आपका हो गया समुद्री तट। इसके अलावा जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र जो भी आते हैं वो भी हमारे भारत के प्रमुख जियोम के अंतर्गत आते हैं। यानी जियोम वो क्षेत्र होता है जहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु एक साथ निवास करते हैं। ये बड़े स्तर पर एक प्रकार का वास स्थान या फिर जीवों के लिए रहने के घर या स्थान होते हैं। अगला हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या या आबादी की विशेषता या गुण। तो अगर हम जनसंख्या या आबादी के विशेषता या गुण की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जनसंख्या या आबादी के गुण क्या हो सकते हैं। जन्म दर, जिसको हम लोग नेटिलिटी रेट या नेटिलिटी कहेंगे। दूसरा आपका है मृत्यु दर, जिसको हम लोग मोर्टेलिटी कहते हैं। तीसरा आपका है लिंग अनुपात, जिसको सेक्स रेशियो कह सकते हैं। उसके बाद चौथा है आपका आयु वितरण, जिसे हम लोग एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये जो हमारे ये जो 4 चीजें जो दी गई है, 1 2 3 और ये 4, ये चारों के चारों क्या है, ये आबादी या फिर जनसंख्या के एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि विशेषता या गुण है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने में सहायक है। अगर आप जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने में अगर हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जनसंख्या के घनत्व को बढ़ा सकता है, तो याद रखिएगा जन्म दर और आपका अप्रवासन, जिसको हम लोग कहते हैं इमिग्रेशन। तो नेटिलिटी, जिसको हम लोग जन्म दर कहेंगे, उसके बाद अप्रवासन, जिसको हम लोग कहेंगे इमिग्रेशन। तो ये दो जो चीजें होती हैं, यानी कि अगर जब बच्चों का जन्म होता है तो वो चीजें जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाता है। और किसी आबादी में अगर कहीं से कोई दूसरी आबादी कहीं से चली आती है तो इस कंडीशन में भी उस जगह की आबादी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं अप्रवासन। तो अप्रवासन की कंडीशन में और जन्म दर की कंडीशन में जनसंख्या के घनत्व क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्पर्धा अपवर्जन नियम किसके द्वारा दिया गया है। तो स्पर्धा अपवर्जन नियम की बात अगर हम करते हैं तो स्पर्धा अपवर्जन नियम गॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा या फिर गॉसे नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, जिनके द्वारा कहता है कि जब संसाधन जब सीमित हो जाती है, जब भोजन जब सीमित हो जाती है, तो जीवों के बीच या फिर निकटतम जाति के जीवों के बीच स्पर्धा होगी, लड़ाइयाँ होगी, कंपटीशन होगा। और जो घटिया किस्म के जो जाति होंगे वो क्या करेंगे, वो घटिया किस्म के जो जाति होंगे वो विलुप्त कर जाएंगे या उनकी जनसंख्या कम जाएगी, उनकी आबादी घट जाएगी। और जो स्पर्धा में जो उच्चतम होंगे उन्हीं का चुनाव होगा, वही अपने आप को उस स्पर्धा में बचा पाएंगे। अगला हमारा कहता है कि कोलेट्रोपिस एक प्रकार का प्लांट है। तो कोलेट्रोपिस प्लांट जो होते हैं वो उनमें एक विषैला रसायन पाया जाता है। वो विषैला रसायन कौन है, वो विषैला रसायन आपका है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये जो कार्डियक जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये कैलोट्रोपस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। और जब ये कहता है कि इसे शाकाहारी जंतु इन्हीं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के कारण इनका यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो जंतुओं में या फिर जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें रोग अर्थात कि ऑक्सीजन की कमी ला सकता है, श्वसन दर में कमी ला सकता है, और यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि ये इनसे जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो शाकाहारी जंतु जैसे कि गाय वगैरह जो होते हैं वो कैलोट्रोपस प्लांट को नहीं खाते हैं या फिर चारण के द्वारा उनका भक्षण नहीं करते हैं, यानी कि चारण के द्वारा उन्हें नहीं खाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि अपरद खाद्य श्रृंखला, ये
सॉरी अपरद के उदाहरण कहते हैं, अपरधारी के उदाहरण। अपरधारी के उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो अपरधारी के उदाहरण क्या है आपके, केचुआ। अब एक बात हमें समझनी है कि ये अपरधारी क्या होता है। अपरधारी उन जीवों को कहा जाता है जो अपरद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े, जो अपरद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े। तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि अपरद होता क्या है। अपरद जीव जंतुओं के मृत शरीर हो सकते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां हो सकती है, फूल हो सकते हैं, पेड़ पौधे की कुछ भागें हो सकती हैं, फूल वगैरह, ये सब सारी चीजें। इसके अलावा मल मूत्र जो होते हैं, गोबर वगैरह होते हैं, ये सब सारी चीजें मिलकर के क्या कहलाती है, अपरद कहलाती है। और अपरद को तोड़ने वाले जीव क्या कहलाते हैं, अपरधारी। इसके एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं, इसके एग्जाम्पल है आपके केचुआ। तो जो केचुआ है वो क्या है, एक प्रकार का अपरधारी। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे हुए पहले भी। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि अपरद खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो एक विशेष प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है जो कहाँ से शुरू होती है, मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है। और यहाँ पे जो अपरदहारी जो होते हैं और जो सूक्ष्मजीव वगैरह जो होते हैं, ये मृत कार्बनिक पदार्थ को यानी कि अपरद को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें तोड़ देते हैं या इनका अपघटन कर देते हैं। तो अपरद खाद्य श्रृंखला एक विशेष प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है जो कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है आपका मृत कार्बनिक पदार्थ से। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, अपघटन की दर किस प्रकार के अपरद में अधिक होगी। तो अपघटन की अगर हम दर की बात करते हैं तो अपघटन की दर किस प्रकार के अपरद में अधिक होगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझिए। अपघटन की दर इस पर निर्भर करता है कि अपरद की बनावट क्या है, अपरद किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। कहता है कि अगर अपरद आपका नाइट्रोजन युक्त जैसी चीजों पदार्थ से या फिर नाइट्रोजन युक्त जैसे पदार्थ से मिलकर बना हुआ हो और साथ ही साथ आपका चीनी जैसे या फिर चीनी जैसे युक्त पदार्थ या चीनी युक्त पदार्थ से अगर मिलकर बना हो, तो ऐसी कंडीशन में अपरद जो है वो जल्दी टूटेगा। और अपरद जल्दी टूट रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपघटन की दर तेजी से हो रही है। तो अपरद अगर नाइट्रोजनी युक्त हो, इसके अलावा उसमें चीनी हो यानी कि चीनी जैसी चीजों से, शर्करा जैसी चीजों से अगर बना हो, अपरद नाइट्रोजनी युक्त तथा चीनी युक्त या फिर चीनी जैसी चीजों से मिलकर जब बना हुआ होता है, शर्करा जैसी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, शुगर जैसी चीजों से मिलकर बना होता है, तो ऐसी स्थिति में जो अपरदहारी होते हैं उस अपरद को जल्दी जल्दी तोड़ पाते हैं, अर्थात कि अपघटन की दर कैसी रहेगी, तेजी से होगी। लेकिन कहता है कि अगर अपरद लिग्निन की बनी हो, किसकी बनी हो, लिग्निन की, अगर अपरद लिग्निन की बनी हो और काइटिन की, तो लिग्निन की और काइटिन की इन लिग्निन और काइटिन की स्थिति में जब ये जब बना होता है, यानी कि अपरद आपका लिग्निन और काइटिन की जब बनी होती है, तो उसे जल्दी अपरदहारी उसे जल्दी नहीं तोड़ पाते हैं, सूक्ष्मजीव उन्हें जल्दी नहीं तोड़ पाते हैं। इसी वजह से अपघटन की दर कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। एक बात और कहता है कि अपघटन के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे अपघटन जल्दी हो सके, आसानी से हो सके। तो अगर आप चाहते हैं या फिर अब अगर हम लोग सोच रहे हैं कि अपघटन कैसे ज्यादा हो सकती है, अपघटन की दर किस पर डिपेंड करता है, तो ये पहले अपरद के बनावट पर निर्भर करता है। दूसरी चीज है कि अगर अपरद का ढेर कहीं पे है तो अगर उस जगह पर नमी है, वहां पे अगर तापमान अच्छा खासा है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, तब जाकर के वो जो अपरद होगा वह अपरदहारी के द्वारा, सूक्ष्मजीव के द्वारा, केचुआ के द्वारा आसानी से उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का अभाव हो जाए, तापमान कम हो जाए, नमी की मात्रा कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अपरद जल्दी नहीं टूटेगा, अपरद के ढेर बनने शुरू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, जो प्रकाश संश्लेषणात्मक या प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितनी मात्रा पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु कर पाते हैं या करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का मात्र 2 से 10% ही किरणें या फिर 2 से 10% ही विकिरण पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु करते हैं, और बाकी 2 से 10% से ही वो प्रकाश संश्लेषण अपने लिए कर पाते हैं। और कहता है कि इन्हीं 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का 2 से 10% ही विकिरण का यूज करके वो प्रकाश संश्लेषण करके अपने लिए एनर्जी या फिर अपने लिए कार्बोहाइड्रेट बना पाता है। तो अपने लिए कार्बोहाइड्रेट बनाने के पश्चात
इन्हीं से पूरे संसार के जीवों को यह पोषित भी कर पाता है। तो मात्र 2 से 10% ही प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का मात्र 2 से 10% ही सक्रिय विकिरण पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज करेंगे और इन्हीं के द्वारा ये अपने लिए कार्बोहाइड्रेट या अपने लिए भोजन बना पाएंगे और इन्हीं भोजन से, इन्हीं ऊर्जा स्रोत से वो संसार के सभी जीवों का पोषण कर पाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।